और कुछ बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी क्लोज जाके नहीं हो पाए, मतलब एक दो क्वेश्चन से नहीं हो पाया उनका। अब थोड़ा सा गलती लोग किए हैं, अगर हल्का सा मेहनत कर दिए होते तो एक लड़की थी उसका एक नंबर से नहीं हो पाया, वो भी पुलिस है गोरखपुर में, यहीं से पढ़ी थी वो भी। सुस्मिता नहीं, बबीता कुमारी नाम है शायद उसका, ठीक है ना, वो एसटी है, तो उसका एक क्वेश्चन से नहीं हो पाया सेशनल कट ऑफ जीएस में, बाकी सब में 100 नंबर उसका है, तो 100 क्वेश्चन है उसका, ठीक है, तो सेशनल क्रॉस नहीं कर पाई जीएस का एक नंबर से, नहीं तो एक क्वेश्चन से, नहीं तो उसका वो भी दरोगा हो जाता है। हाँ 37 हो गया। अच्छा, वो नॉर्मलाइजेशन की बात हुआ होगा। नहीं वो सुबह में जो आंसर की आई थी, वो सही हो क्या है, जो 2 फ्लेवर बढ़ गए 137, तो उसका हो जाएगा, वो दरोगा हो जाएगा, क्योंकि एक तो पुलिस में वैसे ही है वो, दूसरा उसका फिजिकल सही है, ठीक है, और कट ऑफ इतनी ज़्यादा है कि जहाँ 100 कुछ क्वेश्चन पर 303 होना उसका बहुत ज़्यादा नंबर है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 137 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरिट में उसका तो श्योर है, और इसका भी हो जाना चाहिए, बस फिजिकल निकाल दें। तो लड़कियाँ अगर फिजिकल वर्क कर रही हैं तो कर सकती हैं दौड़, क्योंकि उनकी दौड़ भी कम है, कितना लड़कियों का 3 किलोमीटर है और लड़कों का 5 था, निकल जाना चाहिए। चलिए देखिएगा, नंबर 1 क्रस्ट, या इसी को कहते हैं सियाचा। मैंने कहा था आपको बताएंगे कि देखिए पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है, तो क्रस्ट मेंटल कोर को हम सियाल, सीमा, निफे कहते हैं। सियाल, सीमा, निफे, तो सियाल, सीमा, निफे कहने के पीछे कोई कारण है? यस सर, क्योंकि क्रस्ट में सिलिकॉन एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, सिलिकॉन मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, और कोर में निकिल और आयरन की मात्रा, निकिल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ni से, और आयरन को Fe से, तो निकिल और आयरन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसे हम और क्या कह सकते हैं? निफे कह सकते हैं असल में। तो क्रस्ट मेंटल कोर को और किस नाम से जानते हैं? सियाल, सीमा, निफे। तो पहले एक फिगर एक साइड में बना लो, ज्यादा सही रहेगा, ये फिगर से क्लियर हो जाए, उसके बाद लिखो। देखो, मैंने कहा था ना, पृथ्वी के अंदर से अगर एक ऐसी ट्रायंगुलर शेप एक पीस निकाला जाए तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रस्ट, और ये क्या है? किसी को कोर या फ्रोड भी कहा जाता है, ठीक है, तो चाहे इसको क्रस्ट मेंटल कोर कहिए, चाहे सियाल, सीमा, निफे कहिए, ठीक। अब देखो, इनकी जो एक औसत मोटाई बताई गई, वो कहा गया कि 0 से लेकर 200 किलोमीटर मोटी कौन है? क्रस्ट। मेंटल की मोटाई 200 से 2900 किलोमीटर, कितना है? और कोर की मोटाई है 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ कोर को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, मैंने कल बताया था, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर की मोटाई है 5150, मतलब 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर मोटी कौन है? आउटर कोर, और 5150 से 6371 कौन है? इनर कोर। अगर प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी की सबसे कठोर परत कौन है, ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनमें से कोई नहीं, तो कोर सबसे मोटी है। आगे समझ में? अगर ऑप्शन आ गया कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, तो सबसे सॉलिड है इनर कोर। और ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि कोर का कौन सा भाग लिक्विड है, तो कोर का आउटर हिस्सा जो है वो लिक्विड है, लेकिन जो इनर कोर है वो पूरी तरह से सॉलिड, और सबसे मजबूत कठोर भाग कौन है? इनर कोर। तो मोटाई क्लियर हुई, क्रस्ट 0 से लेकर 200, मेंटल 200 से लेकर 2900, कोर 2900 से लेकर 6371। अच्छा, अब एक चीज यहाँ ध्यान से सुनना, जहां पे क्रस्ट खत्म होगी वहां से कौन सी परत शुरू होगी? मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे जहां भारत की सीमा समाप्त हो रही है उसके बाद पाकिस्तान, तो उसके बीच में एक लाइन खींची गई है, रेड क्लिफ, नाम सुना? उसका रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में? उसका नाम रेड क्लिफ क्यों पड़ा? क्योंकि उस अंग्रेज का नाम ही था सर रेड क्लिफ, जिसने भारत और पाकिस्तान का डिवीजन किया था। तो जहां क्रस्ट खत्म हो रही है वहीं से शुरू होती है मेंटल, और इस लिमिट का पता लगाया था मोहोरोविक।
नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको कहते हैं मोहोरोविक असंबद्धता या मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? तो पूछेगा क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मोहोरोविक असंबद्धता या मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि इसका पता किसने लगाया था? मोहोरोविक। अब मेंटल जहां खत्म होगी वहां से कोर शुरू है, तो मेंटल और कोर के बीच की लिमिट का पता लगाया था गुटेनबर्ग। किसने? इसलिए अब पूछेगा कि अच्छा, प्रश्न ऐसे में पूछ देगा कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सिचुएटेड बिटवीन मेंटल एंड कोर, मतलब गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के बीच में है? मेंटल और कोर। अब देखो जहां से कोर, मतलब यहां से कोर हो गई, लेकिन कोर को कितने भाग में? दो, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच का पता लगाया था एक वैज्ञानिक जिसका नाम था लेहमन। क्या नाम था? लेहमन। तो पूछेगा लेहमन असंबद्धता किन दो परतों के बीच में? आउटर कोर और इनर। यहां समझ आ गया? और एक प्रश्न आता है अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है कोनराड। क्या नाम है? कोनराड डिसकंटिन्यूटी, कोनराड असंबद्धता। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का पता लगाया था रैपिटी ने। किसने? रैपिटी। तो देखो मुख्य तीन ही हैं, 1 2 3। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछेगा तो इन्हीं 3 से पूछता है, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए इन दोनों को भी बता दिया कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? कोनराड। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की सीमा को रैपिटी। बाकी 3 तो आपको एकदम जबान पे याद होना चाहिए कि मोहोरोविक किन दो परतों के बीच में है? क्रस्ट मेंटल, गुटेनबर्ग मेंटल और कोर। ध्यान रखना बेटा, प्रश्न ऐसे भी पूछ देगा कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के बीच में है, तो आपके दिमाग में पूरी तरह से है कि मेंटल और कोर, लेकिन ऑप्शन होगा निचले मेंटल और ऊपरी कोर, ये बाह्य कोर। मेरी समझ में आ रहा है? प्रश्न ऐसे बनेगा। अभी मैंने एग्जांपल कल दिया था, याद है? 10 डिग्री चैनल वाला। 10 डिग्री चैनल देखो, 10 डिग्री चैनल मैंने बताया 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में स्थित है? तो उसका जो सिंपल जवाब था वो था अंडमान और निकोबार। क्या है कि 10 डिग्री चैनल सब किसको अलग करते हैं? तो अंडमान को निकोबार से। लेकिन एग्जैक्ट जो सीडीएस ने पूछा था उसने ऑप्शन दे दिया, तो जिसे अंडमान जो है वो 2 भागों में मुख्य रूप से, ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है? तो ग्रेट अंडमान 3 भाग में था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, और नीचे है लिटिल अंडमान, और उसके नीचे है निकोबार। मतलब निकोबार को 3 भाग में बांटा गया, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब ऑप्शन में दे दिया था लिटिल अंडमान और कार निकोबार, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ था? यही सही था। जबकि जनरल देखें तो अंडमान को निकोबार से कौन सा डिग्री चैनल करता है? 10 डिग्री। उसी तरह से यहां पूछ लेगा कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के बीच में है, तो कहेंगे निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच। और अगर जनरल ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो मेंटल और कोर। तो ये फिगर पहले बना लो, फिर आगे हम बताते हैं।
बन गया? रेपिटी वो है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल ऐसा कुछ। क्रस्ट को सियाल कहते हैं, मेंटल को सीमा और इसको नीफे कहते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब लिखवाना पड़ेगा क्योंकि यही चीज मैं नोट डाउन करा था। क्या जैसे हेडिंग पढ़ती थी क्रस्ट, तो हम कहते क्या कि इसे सियाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है, इसकी मोटाई 0 से 200 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन लिखवाते क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो मोहोरोविक असंबद्धता या मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी। लिखवाना पड़ेगा, फिगर से समझ में आ गया? जो चीजें आप लिखेंगे वो यही आपके सामने है कि सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? क्रस्ट को और किस नाम से जानते हैं? सियाल। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है। अगर पूछेगा इसकी मोटाई कितनी है? 0 से 200। दूसरा प्रश्न पूछेगा क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो आपने लिख लिया, लिखवाने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? चलो अब नीचे से एक क्वेश्चन लिखो। लिखना क्या है ध्यान से समझो, बस इसको भी लिखना नहीं पड़ेगा, समझा दे रहे हैं फिगर से। अगर पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने जोन में बांटा गया है, कितने कटिबंध में बांटा गया है? 3। नाम सुना है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है टॉरिड जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन और तीसरा है फ्रिजिड जोन। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी रेखा है? ये है इक्वेटर। ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा। मकर रेखा कुल कितने देश से गुजरती है? 10। किस महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है? मकर रेखा किस महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया। किसके? ऑस्ट्रेलिया के। पूछेगा मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो। आगे समझे? अब देखो ये कौन सी रेखा है? 66.5 और ऐसे नीचे 66.5। इसको अंटार्कटिक, ये 90 डिग्री और ये 90। अब देखो पूरे पृथ्वी को कितने जोन में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर? तो 3 भाग में। मैंने कहा ना टॉरिड मतलब उष्णकटिबंधी, टेम्परेट मतलब शीतोष्णकटिबंधी। अब ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा के उत्तर में जो कंडीशन वही सेम नीचे भी वही होगा। तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, टॉरिड जोन। तो पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कितने से कितने अक्षांश के बीच? तो 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो इसको ऐसे ना बोल के हम इसको कर्क और मकर रेखा भी तो बोल सकते हैं। तो पूछेगा कर्क और मकर रेखा के बीच के जोन को क्या कहते हैं? 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? टेम्परेट। क्या बोलते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, देखो शीतोष्ण का मतलब समझ रहे? उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो इन दोनों स्थानों पे गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ तापमान हमेशा ज्यादा होगा। और शीत उष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण, कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा। तो शीत उष्ण मतलब शीत और उष्ण दोनों तरह की जलवायु है। लेकिन जब 66.5 से 90 हम पहुंच जाएंगे तो यहाँ बर्फ गिरने लगती है और इस क्षेत्र को कहते हैं फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध। तो अब अगर पूछा गया कि पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटा गया? तो 3,
उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। तो एग्जाम में अगर आप प्रश्न पूछेगा कि 66.5 से 90 डिग्री के बीच के अक्षांश को क्या कहते हैं, तो फ्रिजिड जोन, 23.5 से 66.5 के बीच को टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय, और कर्क और मकर रेखा के बीच को। ये भी क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट? समझ में आ गया? पूछेगा भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंध में, कितने परतों में? 3, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट को मेंटल से हम किसके द्वारा अलग करते हैं? मेंटल को कोर से किसके द्वारा? कोर को 2 भागों में बांटा गया, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच की सीमा को लेहमन कहते हैं। ठीक, अगर अच्छा पूछ दे बाई देवे कभी कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को कोनराड, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच को, ये भी क्लियर? सबसे कठोर परत कोर, लेकिन कोर में अगर 2 ऑप्शन दिया है, आउटर कोर और इनर कोर। कोर का कौन सा हिस्सा लिक्विड है, ये जरूर याद रखना, यहाँ से प्रश्न होगा। और जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वो मेंटल से होता है। वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो जो मैग्मा निकलता है वो कहाँ से? मेंटल से। समझ आ गया? चलो, अब यहाँ से इससे जुड़ा है तो एक टॉपिक, एक चैप्टर ही आपका है वोल्केनो, हेडिंग डाल दो ज्वालामुखी। बना लो। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बाय फिगर याद हो गए तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गया? नीचे भी जाए तो वही होगा, कहाँ? कम होते जाएंगे। हाँ, पोल पे किधर भी जाओ, इक्वेटर से जब भी बढ़ोगे, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, और पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। बन गया सबका? चलो, हेडिंग डाल दो ज्वालामुखी, वोल्केनो। कल कितने लोग गायब थे? रेज योर हैंड। 1 2 3, कल तो नहीं थे? हाँ, इधर कल थे? बाकी लोग आप थे कल? क्या पढ़ाया थे? नहीं, टॉपिक कौन सा? चलिए, कहाँ थे आप लोग? तो आए थे ना? कहाँ रहते? एग्जाम चल रहा है? क्लास चल रही है? अच्छा, ये बीएड वाला? हाँ, देखो उधर ही थोड़ा सा फाउंडेशन हो जाता है ना कि अटेंडेंस पूरा करना है, ये करना है। ये देखो कॉलेज की कमाई का एक रिसोर्स होता है। उनको पता है कि आप डेली क्लास नहीं कर पाओगे तो क्या करेंगे? 10,000 रुपया देना पड़ता है। स्कॉलरशिप आई? इसलिए मतलब बीए में 65% होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 65% नंबर? हाँ, अच्छा, ये कैसा नहीं होगा? ऐसा नहीं कैसे आ गया भाई? बीएड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब आपको परसेंटेज पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। बीएड में 35,000 रुपया आता है। तो सर होता है सर, क्यों स्कॉलरशिप आती है? उससे फीस नहीं आता है, परसेंटेज नहीं जाएगा। स्कॉलरशिप कितनी आती है? तो स्कूल में 36 आती है, कैसे में काटती है? ये 35,000 कैसे हो जाता है? सर फीस आती है तो 2 आता है। 51,000 लगता है। हाँ, फर्स्ट ईयर में 33,000 लगभग आती है। फर्स्ट ईयर में नहीं आती, सेकंड ईयर में आती है। स्कॉलरशिप आपको कितना 8 शर्तों से पैसे एकदम कैसे 50% मेरिट कट ऑफ है स्नातक। मान लीजिए कई लोगों का पहले आ गया, थोड़े लोगों के लिए थोड़े नहीं आया। स्कॉलरशिप आ जाता है, स्कॉलरशिप का अमाउंट कम होता है। हो सकता है अगली बार आ जाए।
जब हुआ है DM क्या है? DM क्या किसे शीतोष्ण टेम्परेट। चलिए, अच्छा ज्वालामुखी का नाम सुना है सारे लोगों ने? किसे कहते हैं ज्वालामुखी? जिसके मुख से आग निकलती है उसे? इसमें देखा ना, स्टंट बाज होते हैं, मुंह में स्प्रे डाल के इसे फूंकते हैं और आग निकलती है, कभी कभी हो जाती है अंदर सांस लेने के चक्कर में। तो ज्वालामुखी जिस मुख से आग निकलती है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ज्वालामुखी कैसी घटना है, प्राकृतिक है या मानवीय है? मतलब ये नेचुरल डिजास्टर है या ह्यूमन डिजास्टर है? मतलब प्राकृतिक आपदा है या मानवीय? तो कहेंगे ये प्राकृतिक आपदा है। दूसरा, ज्वालामुखी कहते किसे हैं? धरातल पर स्थित वह प्राकृतिक छिद्र या दरार, एक नेचुरल होल और रैप्चर मतलब दरार होता है। तो धरातल पर स्थित वह प्राकृतिक छिद्र या दरार जिसके मुख से धूल, गैस, वाष्प और लावा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है वॉल्केनिक एरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ठीक, तो देखो सबको पता है कि पृथ्वी अंदर से अभी कैसी है? अभी अंदर से बहुत गर्म है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जाहिर सी बात है, अगर अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चट्टान वगैरह क्या होंगी? राख होंगी, वो मेल्ट होंगी। ठीक है, चट्टानें जब पिघलेंगी, मैग्मा में कन्वर्ट होंगी तो उससे हीट उष्मा होगी। ठीक, और जब उष्मा इधर से उधर कन्वेक्शन जोन में भागती है, उसको हमेशा बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। ठीक है, जैसे देखो जब आप खाना बनाते हो कुकर में, तो जब कुकर में दाल पका रहे हो, जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है, तुरंत प्रेशर से सीटी क्या होती है? ऊपर चली जाती है और साइड से सारी स्टीम बाहर हो जाती है। तो उसी तरह से पृथ्वी के अंदर जब प्रेशर क्रिएट होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, तो वो ढूंढता है कहां से कमजोर जगह मुझे मिल जाए। ठीक है, और जहां कमजोर जगह मिलती है वहीं से तोड़ते हुए वो सारे लावा बाहर की तरफ निकलते हैं। धूल, गैस, वाष्प, लावा सब कुछ बाहर निकलता है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट या वॉल्केनिक एरप्शन। दूसरा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा? लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? मैग्मा लिक्विड फॉर्म में और लावा सॉलिड में। जब तक वो पृथ्वी के अंदर लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, तब तक वो मैग्मा है। और जब वो बाहर निकलना शुरू करेगा तो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने के बाद वो चट्टान की तरह जमना शुरू हो जाएगा, उसे कहते हैं लावा। पॉपकॉर्न देखा है, जैसे फूटता है ना, लावा उसको बोलते हैं। तो ये अंदर से मैग्मा लिक्विड होता है, जब ये बाहर निकलता है तो जमकर लावा में कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज, अब प्रश्न पूछेगा कि बताइए जिस मुख से वॉल्केनिक एरप्शन होता है, जिस होल से, उस होल को क्या कहते हैं? जिस मुख से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उस छिद्र को क्या कहा जाता है? क्रेटर या वीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर या वीवर बोलते हैं। ठीक, दूसरा, ज्वालामुखी एरप्शन से निकलने वाले छोटे छोटे मटर के दानों जैसे आकार के रॉक्स बॉडीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैपिल। क्या बोलते हैं? और जो बड़े बड़े आकार के टुकड़े निकलते हैं बाहर, उसे कहते हैं बम्ब। आज समझ में? तो पहला प्रश्न तो ये हो गया कि जिस मुख से वॉल्केनिक एरप्शन होता है उस छिद्र को क्या कहते हैं? क्रेटर या वीवर। और एक प्रश्न पूछा था कार्डेरा किसे कहते हैं? कार्डेरा किसे कहा जाता है? लार्ज शेप ऑफ क्रेटर इज नोन एज कार्डेरा। कि जब ज्वालामुखी का लगातार एरप्शन होता है तो उसका छिद्र का आकार क्या होता जाता है? बड़ा। या कभी कभी जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो ये नीचे की तरफ धंस जाता है, भूस्खलन जिसको जानते हैं ना। तो जब नीचे की तरफ धंस जाएगा तो एक बड़ा आकार गड्ढा बन जाएगा। जैसे यहाँ की जमीन भी नीचे धंस जाए तो एक बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा ना। तो क्रेटर के बड़े आकार को क्या कहा जाता है? कार्डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डेरा। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डेरा एंड कॉर्डिलेरा? कार्डेरा और कार्डिलेरा में क्या अंतर है? पहली बार सुना है कार्डिलेरा? कार्डेरा तो सुना होगा कि लार्ज साइज ऑफ क्रेटर इज कार्डेरा। कार्डिलेरा कहते हैं पर्वतों की समानांतर श्रृंखलाओं को। जब कोई पर्वत एक दूसरे के पैरेलल होता है तो इस सीरीज को कहते हैं कार्डिलेरा। जैसे ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर हैं। तो पर्वतों की समानांतर सीरीज को कहते हैं कार्डिलेरा। ठीक, और कार्डिलेरा किसे कहते हैं?
क्रेटर के बड़े आकार को, लार्ज साइज ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड कार्डेरा। ठीक, और ये होती है ज्वालामुखी नलिका, जिस नलिका से वॉल्केनिक एरप्शन होता है, मतलब मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है, उसे ज्वालामुखी नलिका कहते हैं। क्लियर? दूसरा, अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि वॉल्केनिक एरप्शन से कौन कौन सी गैस निकलती है? सल्फर कब ना जला, ठीक है, तो सल्फर से, कब से, ना से, जला से जलवाष्प, वाटर वेपर, ठीक है। और याद रखिएगा कि ज्वालामुखी एरप्शन से ऑक्सीजन भी निकलती है। कौन सा? बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। ठीक, तो अगर पूछेगा आप बताइए कि ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर, जलवाष्प निकलता है। लगभग 70 से 90% क्या होता है? जलवाष्प होता है। तो पूछेगा कि कौन कौन सी गैसें निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प, बाकी और भी बहुत सारी गैसें होती है। तो सबसे अधिक परसेंटेज किसका होता है? जलवाष्प का। ठीक, और अगर पूछेगा कि ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं कि ओजोन परत को पृथ्वी का छाता कहा जाता है, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। क्यों ओजोन परत को पृथ्वी का छाता या रक्षा कवच क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को, तो कौन सी रेस आती है, एक्स या गामा? कभी एक्सरे कराए हो? तो एक्सरे कराने के समय क्या करते हैं, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। नहीं, वो तो रेस निकलती जो दूसरा उसको हटाएगा वो। आपका जब एक्सरे होगा तो एक्सरे मशीन से आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपको वहां खड़ा करके यहाँ से एक्सरे ले रहे हो? क्योंकि एक्सरे उतना दूर नहीं जा सकती। ठीक है, वो क्या करती है, वो बॉडी का, वो बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती, हड्डियों को क्रॉस नहीं कर पाती है। हाँ, वो स्कैन कर लेती है, मांस के ऊपर से वो गुजर जाती है, अंदर निकल जाती है, वो हड्डियों तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन गामा जो हड्डियों को भी छेद कर निकल जाएगी, गामा रेस। तो कभी अगर प्रश्न पूछेगा कि ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, वो कौन सी रेस होती है, तो गामा रेस होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पूछ रहे थे? हाँ, ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि अगर ज्वालामुखी विस्फोट ना होता तो अंदर, जब पृथ्वी के अंदर क्रिएट होता प्रेशर, तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाती है? अगर कुकर की सीटी जाम हो जाए, उसके जाके सीटी के छेद में जाके चावल का दाना या दाल फंस जाएगी, तो अंदर प्रेशर तो बनेगा, जब बाहर नहीं निकलेगा तो प्रेशर से ऊपर क्या होगा, ब्लास्ट करेगा, तो जाएंगे लोग, अगल बगल जो लोग होंगे। ठीक है, तो पृथ्वी को फटने से कौन बचाता है? इसलिए इसे पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा वाल्व, कवच नहीं, सुरक्षा वाल्व कहते हैं। कभी साइकिल का टायर ट्यूब देखा है, टायर फटने के बाद ट्यूब बाहर निकल आता है, तो सबसे पहले भाग के कहाँ जाते हैं? वाल्व के पास, थोड़ा सा हवा निकालते हैं ताकि ब्लडर जो है वो अंदर चला जाए। आसान में हवा निकाल देंगे तो ब्लडर कहाँ चला जाएगा? अंदर, तब जाएंगे उसकी सिलाई कराने पंचर वाले के पास। और अगर उसी पे चलाते रहे तो वो फ्रैक्शन करते करते, रगड़ करते करते वो हीट से ब्लास्ट बम से फूटेगा, तो जहां काम 15 रुपए में होने वाला वहां 150 रुपए ट्यूब डलाना पड़ जाएगा। तो ये पूरे पृथ्वी का सवाल है, तो इसे ज्वालामुखी को कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। तो यहाँ तक कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन क्लियर हुए। अब आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो सबको पता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो, एक होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जिसको कहते हैं सक्रिय। सक्रिय को कहते हैं एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट को कहते हैं सुषुप्त, सुषुप्त या इसी को कहते हैं प्रसुप्त, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो या इसी को डेड वोल्केनो कहते हैं। ठीक, तो ज्वालामुखी के प्रकार 3, नाम से क्लियर हो रहा है कि नहीं? सक्रिय का मतलब क्या होता है? ऐसे वोल्केनो जिनसे निरंतर धूल, गैस, वाष्प और लावा निकलते हो, ऐसे वोल्केनो को क्या कहते हैं? सक्रिय। और सुषुप्त या डोरमेंट किसे कहते हैं? ऐसे वोल्केनो जो काफी समय से शांत रहने के बाद अचानक सडनली कभी भी ब्लास्ट कर जाए, उन्हें कहते हैं सुषुप्त। और शांत ऐसे ज्वालामुखी जिसमें काफी लंबे समय से कोई इरप्शन ना हुआ है, ना होने की संभावना। क्यों? क्योंकि उनके छिद्र पर मैग्मा आके जम चुका है, ये पूरी तरह से अब बंद हो चुके हैं। अब इसमें बारिश का पानी आके भर गया और ये बन गई झील।
तो भारत में ऐसी एकमात्र कौन सी झील है? लोनार लोनार झील। अगर पूछेगा कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन है? अफ्रीका की, इतना हिंट करें, उसी झील से निकलती है नील नदी, विक्टोरिया लेक। और विक्टोरिया लेक भी कैसी है? ग्रेटर लेक, ज्वालामुखी छिद्र के बंद हो जाने से बनी है। तो कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? 3। और टाइप्स ऑफ टीचर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं डोरमेंट, एक होते हैं एक्सटिंक्ट। एकेडमिक तक आपने 10th 12th तक पढ़ा होगा तो पहचाने गए होंगे कायदे से। क्या जनरेशन सुधरने बाद तो मतलब आप थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन बहुत कम हुआ, लेकिन बचपन में तो पक्का कूटे गए होंगे, एलकेजी यूकेजी पढ़ा होगा तो। अब नहीं पीटा जाता है। आप जिस दौर से आए उसमें कूटा के आए होगे। इसमें कितने लोग एलकेजी यूकेजी पढ़े हैं? 1 2। बाकी मेरी तरह क्या गधैया बोल पढ़ने वाले? एलकेजी यूकेजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलकेजी? आवाज नहीं, अब शुरू होता है यहाँ से खेल। ये कहना गलत है कि हम भूल गए, बचपन में पढ़े थे। तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे लग रहा सरदार पटेल की उम्र के हो, दादा भाई नौरोजी की उम्र के हो। हम कितना भी भूल जाए, अपना नाम भूल जाएंगे। 85 साल के होंगे तो नाम भूल जाएंगे। 2 × 2 भूल जाएंगे। 2 × 2 कितना होता है ये बुढ़ापे में पूछा जाएगा तो भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। ये कहो हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि एलकेजी का मतलब क्या होता है। लोअर किंडरगार्टन निकल गया। वही सोच रहे थे। और अपर किंडर, फादर ऑफ किंडरगार्टन। अब प्रश्न यहाँ शुरू होता है, अभी तो खिलवाड़ हो रहा था। बताओ, फादर ऑफ किंडरगार्टन इसको रेफरेंस पर देखो। किंडरगार्टन ये लैटिन भाषा का शब्द है। किंडरगार्टन, किंडर का मतलब होता है बालक, और गार्डन जो है इसी से बना है गार्डन, जिसका अर्थ होता है बगीचा, बच्चों का बगीचा। मतलब ऐसा माहौल दिया जाए ताकि लगे बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है? खेलने में। तो ये एक मेथड लाया, क्यों ना बच्चों को खेल खेल के पढ़ा दिया जाए। जैसे आप स्कूलों में जाएंगे, देखिए सरकने वाला, झूला झूलने वाला, दौड़ भाग, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे वो खिलौने दिए जाएंगे और बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे आजकल के बच्चों के जो वो आते हैं, टॉयज आते हैं, उसमें देखिए उसमें लिखा होगा ABCD और जानवर भी बने होंगे, तो बच्चा उससे स्ट्रक्चर भी बनाएगा, कुछ जोड़ जाड़ के बना रहा है और साथ में पढ़ भी रहा है। कोई पूछेगा बेटा क्या लिखा है, तो कहेगा A, ठीक है, A फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब। तो खेल भी रहा है और पढ़ भी रहा है। तो ऐसी विधि लाने वाले जो फादर ऑफ किंडरगार्टन थे, उनका नाम था विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल। क्या नाम था? तो पूछेगा किंडरगार्टन के जनक कौन है, तो फ्रोबेल। जो बीएड कर रहे होंगे वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे, फ्रोबेल का आएगा आगे जब आप पढ़ोगे तो बच्चों के बगीचा, बच्चों का बगीचा उसको आएंगे, तुम्हारी हम मंगवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। मैंने कहा ना टीचर भी 3 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो फायर होते हैं, वो क्लास में जब घुसते थे 9th से 10th तक, तो घुसते से डस्टर नचाते हुए आते थे, A+B का होल क्यूब खड़ा, शुरू मूड बना के आगे कूटेंगे, तो कहीं ना कहीं मार देंगे तुमको। फायर टाइप के होते हैं। तो बच्चे उनका होमवर्क थोड़ा सा मेंटेन रखते थे, क्योंकि पता है कि वो मारेंगे जरूर अगर होमवर्क अधूरा रहा। तो अब इन तीनों में सबसे डेंजरस कौन है? सक्रिय उतना डेंजरस नहीं बेटा। आपको पता है कि ये टीचर मारता है तो इसका होमवर्क कंप्लीट होगा। अच्छा, आपको पता है कि ये गाय मारती है या भैंस मारती है, उसके पास जाएंगे आप? नहीं। अच्छा, कुछ गाय भैंस ऐसे होते हैं जो मूड के ऊपर होते हैं, ऐसे सहला रह जाएगा उसके सींग को, अब मूड बदल गया उसका, तब बचने का चांस। तो ये जो मैथ वगैरह के टीचर होते हैं ना, वो एक्टिव में आते हैं, ये हमेशा फायर टाइप के रहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा देखो, अभी इसको छोड़ दो, यहाँ जाओ, शांत ज्वालामुखी। ये जो एक्सटिंक्ट टीचर होते हैं ना, ये जस्ट खासकर लिटरेचर पढ़ाने वाले होते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा होते हैं। हाँ, तो ऐसा करने वालों के मन में कभी कभी गुस्सा अगर आ गया, एक बार ये भटक गए, तो फिर दोबारा शांत हो जाता है। नहीं मारना चाहिए, बच्चे हैं ये, वो थोड़ा दया आ जाती है, फिर वो शांत ही रहते हैं। लेकिन डोरमेंट वोल्केनो 70 साल से इस पर कोई इरप्शन नहीं हुआ है, और आप पहुंच गए सेल्फी लेने ज्वालामुखी के पास। इस समय मैं फ्यूजियामा के पास, अचानक तो बचने का चांस मिलेगा। तो सबसे डेंजरस कौन है? तो ऐसे पढ़ाने वाले टीचर कौन आते हैं?
ग्रामर की बात नहीं कर रहा, SST सोशल पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं ना, वो सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं। वो चुपचाप पढ़ाते रहेंगे। जब 15-16 चैप्टर हो जाता है तो कहेंगे आज एक साथ सब पूछेंगे। और बच्चे क्या बड़े इजीली लेते हैं कि ये तो कभी पूछते ही नहीं है, कभी नोट भी नहीं चेक करते हैं, छोड़ चल रहा है चलने दो। अचानक कहेंगे नोट निकालो, कहाँ है? अब चेकिंग हो गया ना, तो इसको कहते हैं उड़ाका दल। बोर्ड परीक्षा में उड़ाका दल नहीं आता है, अचानक से कूद के आएगा और तुरंत चेक करेगा, और कहीं चिट मिल गई तो गिरा के मारेगा। तो अब समझ जाओ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी आगे समझ आ रहा है। तो हम लोगों के अध्यापक थे, वो कुछ नहीं बोलते थे, एकदम शांत पढ़ाते थे, बड़ा खुश रहते थे उनसे कि ना पूछते हैं ना कभी चेक करते हैं, पूरा रहने दे, चलने दो। अचानक से कहते थे, क्लास में घुसे सीधे गुड मॉर्निंग, 17 पाठ पूछेंगे, आज खड़े हो जाओ। एक तरफ से 17 पाठ, भाई बिना सोचना कि आप आक्रमण कर दिए हमारे ऊपर, तो बचने का कोई चांस। अब फिर बुरी तरह से मारते पूरी क्लास को, कोई बचने का गुंजाइश, क्योंकि तो इस हिसाब से अगर देखा जाए सबसे डेंजरस कौन है? डोरमेट वोल्केनो। ये अचानक कभी भी सडनली फट सकता है। बाकी जो एक्टिव है उसके पास कोई जाएगा ही आजम में, तो ये रिस्क के मामले में सबसे ज्यादा ये होता है। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर हम इनको बताते हैं। तो हेडिंग रहेगा ज्वालामुखी वोल्केनो, इसके डेफिनेशन लिख लीजिएगा। धरातल पर स्थित वह प्राकृतिक छिद्र, नेचुरल होल और रैप्चर। धरातल पर स्थित वह प्राकृतिक छिद्र या दरार, धरातल पर स्थित वह प्राकृतिक छिद्र या दरार, रैप्चर, हाँ रैप्चर। धरातल पर स्थित वह प्राकृतिक छिद्र या दरार, वह प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे धूल गैस वाष्प, डस्ट गैस एंड स्टीम, जिससे धूल गैस वाष्प और लावा निकलता है। धूल गैस वाष्प और लावा निकलता है। फुल स्टॉप रखिएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। वोल्केनो इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ द अर्थ, सेफ्टी वाल्व ऑफ द अर्थ। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, ज्वालामुखी छिद्र को, वोल्केनिक होल को, ज्वालामुखी छिद्र को क्रेटर या वीवर कहते हैं। क्रेटर या वीवर कहते हैं। क्रेटर या वीवर कहते हैं। सारे क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखिएगा। नेक्स्ट, लार्ज साइज ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड कार्डेरा। क्रेटर के बड़े आकार को कार्डेरा कहा जाता है। क्या लिखा? क्रेटर के बड़े आकार को कार्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले छोटे छोटे रॉक्स बॉडीज, वोल्केनिक एरप्शन से निकलने वाले, बेटा उसमें चेयर लगा दे या कुछ लगा दो, रोक दो उसको। अच्छा नहीं तो खुद फैन ऑन होने जा रहा, जनसेट ऑन हो रहा। ज्वालामुखी छिद्र से निकलने वाले छोटे छोटे चट्टानी पिंड को, स्मॉल रॉक्स बॉडीज इज कॉल्ड लेपिल। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले छोटे छोटे चट्टानी पिंड को लेपिल, लेपिल तथा लार्ज रॉक्स बॉडीज तथा बड़े आकार के पिंड को बम्ब कहते हैं। बड़े आकार के पिंड को बम्ब कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले छोटे छोटे चट्टानी पिंड को लेपिल तथा बड़े आकार के पिंडों को बम्ब कहते हैं। बड़े आकार के चट्टानी पिंड को बम्ब कहते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली प्रमुख गैसें, मेन गैसेस ऑफ वोल्केनिक एरप्शन।
ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली प्रमुख गैसें, प्रमुख गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, CO2, N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा वाटर वेपर, जल वाष्प, जल वाष्प। तो उसके आगे हिंट कर लीजिएगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो जल वाष्प। अगर पूछेगा कि ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो जल वाष्प। कितना? लगभग 70 से 90%। अब जिसपे विस्फोट हो रहा है वहां जाने देगा कोई आपको? नहीं। अब जैसे गवर्नमेंट है, इस पे आप जा सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मोस्टली ये पर्वतीय हिल्स एरिया होते हैं। जैसे एक नाम सुना अफ्रीका में किलिमंजारो, किलिमंजारो एक पर्वत भी है। अभी एक सबसे कम उम्र की लड़की भारतीय जिसने किलिमंजारो को फतेह किया, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी भी है, लेकिन ये है कि वो बहुत पहले का फटा है, अभी इसमें कोई इरप्शन नहीं हो रहा है। एक बार जहाँ फटेगा वहीं और फटेगा नहीं, और दूसरा आसपास में जिसे छिद्र बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर वहीं से निकलेगा। अगर वो जाम हो गया तो कहीं जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा वहां से तोड़ के निकलेगा। तो ये दो तरीके से निकलते हैं, एक तो ऐसे सीधा ऊपर की तरफ निकलते हैं पर्वतों के माध्यम से, ठीक है, और कभी कभी दरारों के फटने से, जैसे पृथ्वी में दरार पड़ जाती है, फट जाती है, और अंदर से मैग्मा निकलकर वो धीरे धीरे फैलना शुरू कर देते हैं। ऐसे निकलेंगे, ऐसे बाहर आते जाएंगे, उससे फैलते जाएंगे। तो ये दो तरीके से इरप्शन होता है। आगे लिखिएगा टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार। तो मैंने पहले बता दिया कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो एक एक को करके वो डिफाइन करते चलेगा। एक क्लास शुरू करिए, बाकी बात बता देंगे। नंबर 1 हेडिंग लगेगा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। नंबर 1 हेडिंग लगेगा एक्टिव वोल्केनो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बता दिया सक्रिय कहते किसे, ऐसे वोल्केनो जिनसे कंटिन्यू एरप्शन हो रहा है, धूल गैस मास्क निकल रहा है, ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, सक्रिय। वो तो नाम में ही क्लियर है। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो दो तरीके से आएगा। एक तो ऐसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन एक्टिव वोल्केनो है, समझ में आ रहा है? 4 विकल्प देके पूछेगा कौन सक्रिय है। तो जाहिर सी बात है कोई एक सक्रिय होगा, बाकी 3 में से या तो सुसुप्त होगा या तो शांत होगा, ठीक। दूसरा, किसी भी पर्टिकुलर वोल्केनो का नाम देके पूछ लेगा ये कहाँ स्थित है। आसान में तो 2 तरीकों से प्रश्न होगा। आपसे कभी परिभाषा नहीं पूछेगा, सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा बताइए। आसान में परिभाषा भी अगर पूछेगा तो आप सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा ज्वालामुखी जिससे निरंतर धूल गैस वाष्प निकलता है उसे सक्रिय कहते हैं। तो अब आप हेडिंग लिखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी, और नीचे ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक लिखिएगा, मोना से कोई ऐश सीखे। ये सारे एक्टिव वोल्केनो है। मोना से कोई ऐश सीखे, मोना से कोई ऐश सीखे। अब देखिएगा, इसको आप इस तरह से लिखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी लिखने में। मतलब इन द सेंस कि आप धनुष बाण का यूज मत करिएगा, क्योंकि धनुष बाण के चक्कर में फंस जाएंगे आप। धनुष बाण समझ रहे हैं? इस विधि को धनुष बाण विधि कहते हैं, कि नाम लिख के बस ऐसे उड़ा के लिखेंगे, हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब, ऐसे मत लिखिएगा। क्योंकि अब यहाँ से जब आप लिख रहे हैं तो एक एक को डिफाइन करिएगा। आपने लिखा ना मोना से कोई ऐश सीखे, तो नीचे लिखिएगा मोना, और मोना के सामने लिखिएगा मोना लोआ। कौन सा ज्वालामुखी? मोना लोआ। मोना के सामने मोना लोआ। तो पहली बात तो नाम पता चल गया, मोना लोआ कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय। दूसरा उसके सामने लिखिएगा हवाई द्वीप। मोना लोआ के सामने हवाई द्वीप, ये कहाँ स्थित है? हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप। बेटा मोना के सामने मोना लोआ के सामने हवाई द्वीप, ये कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। और उसके आगे लिखिएगा यूएसए। तो 4 क्वेश्चन हो गया। हवाई द्वीप कहाँ है?
हवाई द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? मोनालोवा। मोनालोवा कैसा ज्वालामुखी है? क्लियर हो गया? हवाई द्वीप का नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? और पूछा कि हवाई आइलैंड का प्राचीन नाम क्या था? किसी को ऑप्शन तो बेटा हम कम देते हैं, हिंट ज्यादा देते हैं। तो हिंट कर रहे हैं कि वो खाने की चीज है और खासकर ब्रेड से बनाई जाती है। ब्रेड से बनाई जाती है। तो ब्रेड से क्या क्या बना सकते हो आप? दिमाग दौड़ाओ। तो पहला ही ऑप्शन सही है, सैंडविच आइलैंड। तो हवाई द्वीप का पूरा नाम क्या था? सैंडविच आइलैंड। लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे नोट कीजिए कि हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था। यहां देखो प्रश्नों का भरमार है इस चैप्टर में। मोना से मोनालोवा हो गया। मोनालोवा कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए। आप यूएसए भी कह सकते हो, लेकिन कौन सा द्वीप पूछ लिया तो हवाई द्वीप। दूसरा से के सामने सेमेरू। सेमेरू। और सेमेरू के सामने लिखना इंडोनेशिया। सेमेरू के सामने इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? चेंज हो गई इसलिए पूछ रहा हूं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इधर आप लोगों में नूर संतारा। ध्यान से सुनो कितना प्रश्न होगा, ध्यान से देखो। पहले इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी जकार्ता, और जकार्ता थी जावा द्वीप पर। किस पे थी? जावा द्वीप पर। और जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हार्ट कहा जाता है। अगर आज भी प्रश्न पूछेगा कि इंडोनेशिया का हृदय किसे कहते हैं, हार्ट ऑफ इंडोनेशिया, तो जावा आइलैंड को। लेकिन दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ आइलैंड जावा, उसी पे जकार्ता। तो अब उसको क्या कर दिया, वहां से हटा करके इसकी राजधानी को बना दिया गया है नूर संतारा, और ये आ गया कालीमंतर आइलैंड पर। किस पे? कालीमंतर आइलैंड पर। तो इंडोनेशिया की राजधानी हो गई है नूर संतारा। नूर संतारा। ब्रैकेट में कालीमंतर। कौन सा आइलैंड है? कालीमंतर। कालीमंतर। एक क्वेश्चन ऐड करिएगा, हार्ट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का हृदय। हार्ट ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का हृदय या दिल। जावा। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को कहते हैं। इसमें कितने लोग दिल्ली गए हैं? 1 2 3 4 5। फटाओ। हार्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली का दिल किसे कहते हैं? पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली। और आप ये कह के नहीं बच सकते कि हम नहीं गए, क्योंकि गांधी जी को किसी ने नहीं देखा था इसमें से। इसका मतलब गांधी जी नहीं थे। और दिल्ली कम हाईलाइट है? सबसे ज्यादा हाईलाइट वही है, सीपी, कनाड प्लेस। हार्ट ऑफ दिल्ली कहते हैं कनाड प्लेस को। जितने भी उसके कमर्शियल ऑफिशियल और जितने भी वो हैं वो सब सीपी में है। तो हार्ट ऑफ दिल्ली किसको कहते हैं? कनाड प्लेस को, सीपी। चलिए से हो गया। मोना से कोई, को से लिखिएगा कोटोपैक्सी। को से कोटोपैक्सी। को से कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर या इक्वेडोर में है। इक्वेडोर या इक्वाडोर उसको बोलते हैं। इक्वाडोर एक देश है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो इक्वाडोर के सामने लिख लीजिएगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इक्वाडोर, उसके सामने साउथ अमेरिका। ई के सामने लिखिएगा इरेक्स या एयरबस। ई के सामने कोई लिखा था ना, तो ई के सामने लिखिएगा इरेक्स या एयरबस। इरेक्स या एयरबस।
और ये है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका नेक्स्ट लिखिएगा। फिर क्या लिखा था, मोना से कोई ऐश, तो ऐ लिखिएगा, ऐ के सामने लिखिएगा एटना, 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 ऐसे एटना ज्वालामुखी। और ये है इटली में। कहां पे है? इटली की राजधानी, इटली की राजधानी रोम, बिल्कुल सही। किस नदी के तट पर है रोम? राइन बेटा जर्मनी में। सीन के किनारे बेटा पेरिस है, फ्रांस की राजधानी। समझे? मैं हिंट कर रहा हूँ, क्या है ये? टाइबर नदी। मैंने कहा ना मैं ऑप्शन कम देता हूँ, हिंट ज्यादा करता हूँ। तो रोम, इटली की राजधानी रोम, और रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर नदी के। ठीक है। और अगर पूछेगा एटना किस द्वीप पर है, तो सिसिली द्वीप पर है। ऐसे नोट नीचे लिखेगा, एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप, सिसिली आइलैंड पर। एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। हाँ, और श के सामने ऐश था ना, तो ऐश ऐसे लिखा था, श के सामने लिखेगा स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली भी इटली में ही है, इटली में। और स्ट्राम्बोली जो है ये लिपारी द्वीप पर है, लिपारी आइलैंड, लिपारी द्वीप पर स्थित है, लिपारी आइलैंड। और एक नोट लिखिएगा, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। लिपारी है, देखिएगा, लाइट पोल ऑफ मेडिटेरियन सी। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट पोल ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मतलब जब स्ट्राम्बोली में एरप्शन होता है तो पूरे भूमध्य सागर पर लाइट हो जाती है, प्रकाश होता है, इतना ज्यादा विस्फोट होता है कि पूरा उजाला। जैसे गाँव में देखा हुआ ना, कभी अगर रात में ट्रांसफार्मर जल जाए, जलता रहता है, तो उस हिस्से में पूरा उजाला दिखाई देता है, नीला पीला हरा काला सब ना। तो उसी तरह से जब स्ट्राम्बोली में विस्फोट होता है तो पूरे भूमध्य सागर पर क्या हो जाता है? उजाला। इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और एक प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? किस जल संधि को? किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? क्या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? एक जानवर होता है जिसके शरीर पर धारी धारी ऐसे ऐसे होता है। अब अगर यहां तक पहुंच गए तो पकड़ सकते हो। हाँ, जेब्रा से संबंधित कोई जल संधि है? जिब्राल्टर, ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन और कर लो कि भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, हाँ, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। हो गया? दो क्वेश्चन लिख के बंद कर दो। नीचे लिखना एज ए नोट क्वेश्चन लिखो, विश्व में लगभग 500 टोटल 500 एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। विश्व में लगभग अप्रॉक्स, विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। पूछेगा भारत में कुल कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं?
क्या नाम? ज्वालामुखी पूछ रहे हैं कि आइलैंड पूछ रहे हैं? ज्वालामुखी वही अंडमान से ही है। क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी। तो लिखिएगा भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। हाँ, बैरन। और अगर कभी पूछा कि ये किस द्वीप पर है तो इसी नाम से द्वीप भी है, बैरन द्वीप। लेकिन पूछेगा किस द्वीप समूह में है तो अंडमान निकोबार में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, आगे लिख लीजिएगा अंडमान निकोबार। बाकी छोड़ दीजिएगा, उसको हम कल बता देंगे नेक्स्ट। थैंक यू प्लस। ये टेम्परेचर की बात हो रही है। एरप्शन जो होता है वो तो धरातल के अंदर से होता है। अब इटली कहाँ है देखो,